नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बजट सत्र जारी था, लिहाजा धृतराष्ट्र सभा में एकदम चैतन्य अवस्था में बैठे थे। देख नहीं सकते थे, लेकिन सुनने वाली इंद्रियां सजग थी। संजय भी किसी अप्रत्याशित सवालिया हमले की उम्मीद में थे। धृतराष्ट्र ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हस्तिनापुर से कोई संदेशा आया है क्या संजय? जरा देखो वहां क्या गतिविधियां हैं। जब से तुमने बताया है कि लाल किले पर भारी उत्पात रहा, तब से मेरा चित्त बेचैन हुआ रहता है। संजय ने डिबिया से भांग की गोली निकाली और एक झटके में गटकते हुए बोले, देखता हूं महाराज। इतना कहकर वो ध्यानमग्न हो गए। लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। संजय गए तो थे भांग की तरंग में, लेकिन लौटे तो लगा कि राजपाट लुट गया। चिंता के स्वर में बोले, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। महाराज की बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, अब नया क्या हो गया? डंकापति के हालचाल ठीक तो हैं? संजय ने कथा का सार धृतराष्ट्र के सामने रखा। हे राजन, डंकापति भरी सभा में भावुक हो गए। धृतराष्ट्र की पेशानी पर लकीरें खिंच गई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या संकट आन पड़ा उनके सिर? एक शासक का सार्वजनिक रूप से चारित्रिक दुर्बलता प्रदर्शित करना उचित नहीं। संजय ने सहमति जताते हुए आगे की बात बताई। दरअसल महाराज, सभा से एक सभासद गुलाम नबी आजाद साहब की विदाई हो रही थी। डंकापति विदाई के सदमे को झेल नहीं पाए और भरी सभा में तरल हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, तरल से तुम्हारा क्या अर्थ है? संजय ने हड़बड़ाकर सफाई पेश की, मेरा कहने का मतलब यह था कि डंकापति आंसुओं से भीग गए। अब तक धृतराष्ट्र के मस्तिष्क में कुछ सवाल उलझ गए थे। उन्होंने संजय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा की। संजय, तुम्ही ने तो बताया था कि डंकापति के एक फैसले के चलते लाखों लाख रियाया जेठ की दोपहरी में मैं, बोरा बारदाना, बाल बच्चे सड़कों पर भटकने को मजबूर हुई थी। कई मौतें भी हुई थी उस वक्त। क्या तब भी डंकापति के आंसू फूटे थे? तुमने ही बताया था कि किसानों के आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत हो गई है। क्या उस पर भी डंकापति के आंसू फूटे? संजय ने इनका नकारात्मक उत्तर दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। तमाम सभासदों ने कान देकर सुनने की कोशिश की, लेकिन बात पकड़ में नहीं आई। सिर्फ एक अक्षर लोगों की पकड़ में आया, फा। किसी ने उसका अर्थ निकाला कि महाराज ने फर्जी कहा होगा। किसी ने कहा, नहीं नहीं, महाराज ने फालतू आदमी बोला होगा। एक ने थोड़ा ज्यादा दिमाग दौड़ाते हुए कहा, आजकल अंग्रेजी का जमाना है, फक बोला होगा। ये सब अटकलबाजियां चल ही रही थी कि धृतराष्ट्र के मुखारबिंद से एक नया सवाल टपक पड़ा। संजय, किसानों के आंदोलन की क्या प्रगति है? संजय बोले, उसकी तो अब बात ही क्या करनी महाराज। डंकापति ने कह दिया कि ये सब आंदोलनजीवी लोग हैं, पैरासाइट, बोले तो परजीवी लोग। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें। किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। धृतराष्ट्र इस जानकारी से भड़क उठे। उन्होंने कहा, क्या जब शहर पर चीलें उड़ेंगी तब डंकापति को इल्म होगा? यह कहते हुए धृतराष्ट्र एकदम से तमतमाकर खड़े हुए। पीछे पीछे सभी दरबारी भी प्रोटोकॉल के तहत खड़े हो गए। धृतराष्ट्र पैर पटकते हुए अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के आंसुओं ने भावनाओं का एक ऐसा तालाब निर्मित किया जिसमें तमाम एंकराओं और चैनलों ने मन चंगा तो कठौती में गंगा समझकर डुबकी लगाई और तमाम सांसारिक भवबाधाओं, पापों, अपकर्मों, दुष्कर्मों से मुक्ति पाई।
नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेतः, यानी पानी और दूध का अंतर करने में अगर हंस ही कोताही करने लगेगा तो सत्य सामने कैसे आएगा। आंसू और आंसू के बीच अंतर करने के लिए खबरिया चैनलों ने एकदम नीर क्षीर विवेकी हंस की मुद्रा अख्तियार की। पहले आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नीर क्षीर विवेक देखिए। सलामी के लिए हाथ उठे थे, रुंधे गले से कुछ शब्द निकल कर चले थे, आंखों में थे आंसू, जहन में जज्बातों के ज्वार खिले थे। मगर कहते हैं ना, आंसू अगर पश्चाताप के हो तो मन शुद्ध होता है, आंसू अगर दुख के हो तो मन हल्का होता है, आंसू अगर लाचारी के हो तो अंगारे बनते हैं। मगर एक आंसू ऐसा भी होता है जिससे सियासत चमकती है। और निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आप एंकर सुमित अवस्थी का नीर क्षीर विवेक भी देख लीजिए। पूरे दलबल के साथ गाजीपुर बॉर्डर कूच किया जाएगा और ये सब सिर्फ राकेश टिकैत के आंसुओं की बदौलत हुआ। मगर आंसुओं के सैलाब में कई सवालों ने भी जन्म ले लिया। सवाल ये कि क्या एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आंखों में आंसू लाए गए। सवाल ये कि क्या राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या चंद आंसुओं से 26 जनवरी को लाल किले पर जो काले धब्बे लग गए थे वो मिट जाएंगे। और ये अपने आप में एक अनोखी तस्वीर थी कि विपक्ष के नेता की विदाई के वक्त सत्ता पक्ष के सर्वोच्च नेता की आंखों में आंसू थे, आवाज भर्राई हुई थी, गला रूंधा हुआ था। भारतीय राजनीति की बड़ी खूबसूरत और दुर्लभ तस्वीर है। ऐसा अक्सर होता है कि जिसे आप नीर क्षीर विवेकी श्वेत हंस समझते हैं वो असल में बगुला भगत निकलता है। खबरिया चैनलों के संसार में बगुला भक्तों की कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन दिनों सार्वजनिक जीवन में भक्तों की प्रचुरता है। कान से गोला दागने वाले शर्मा जी भी कहां इन आंसुओं के सैलाब से बच पाए। मोदी के आंसुओं ने हमारे लोकतंत्र को और ताकत दी। इसमें आपको मजा नहीं आया होगा, ये दूसरा वाला देखिए आप। जो लोग नरेंद्र मोदी को करीब से नहीं जानते उन्हें मोदी की आंखों में आंसू देखकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं दिल के उतने ही नरम हैं, इमोशनल हैं। हाँ, जब बात जिम्मेदारी की हो, फर्ज की हो, प्रशासन की हो तो मोदी बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों की हो, जनता के दुख दर्द की हो तो मोदी भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आप ही कह सकते थे और आपकी बात पर भरोसा न करने की हमारे पास कोई वजह नहीं। आपकी मोदी जी से नज़दीकी ही ऐसी है कि अनगिनत बार उनको भावुक होते सिर्फ आप ही उन्हें देख सकते थे। अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट में कुछ भी अल्ल बल्ल बोलता रहे, असी की फर्क पैंदा। आप तो बस मोदी जी को सर रखने के लिए धीरे से अपना कंधा दे दिया कीजिए। और अपने मोदी जी भी पहले रायता फैला देते हैं और फिर समेटने लगते हैं। अब भला फैला हुआ रायता कभी सिमटा है क्या? पहले राज्यसभा में उन्होंने ये कह दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। और फिर लोकसभा में उन्होंने ये कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताएं। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? पहले कहा आंदोलन जीवी परजीवी हैं,
फिर कह दिया कि आंदोलन पवित्र है, कुछ परजीवी है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। चिंता की बात यह है कि संसद भवन में खड़ा होकर भारत जैसे विशालतम लोकतंत्र का प्रधानमंत्री गलत बयानी करे। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगावादी, नक्सलवादी, संप्रदायवादी, आतंकवादी जेलों में हैं, उनकी मुक्ति की मांग किसानों के आंदोलन में क्यों की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री का इशारा भीमा कोरेगांव और तमाम अन्य आंदोलनों के मामलात में जेलों में बंद नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर था। आप समझिए, देश का प्रधानमंत्री उन लोगों के आधार पर किसानों के एक पूरे आंदोलन को परजीवी और आंदोलनजीवी बता रहा है, जिनके मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। एक मामले में सामने आया कि उनके लैपटॉप को हैक करके षड्यंत्र के दस्तावेज प्लांट किए गए। सुधा भारद्वाज जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्हें तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर जमानत जैसे मूलभूत अधिकार से महरूम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इन लंबित मामलों की बुनियाद पर लोकसभा में सीधे दावा कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि उनके हर संदेश का बहुत दूरगामी असर होता है। खैर, परमपिता की तरफ से एंकराओं पर आंदोलनजीवी शब्द बरपा तो उन्हें किसी रूहानी ताकत का इल्हाम हुआ। सबसे आगे कौन हो सकता था इस दौड़ में? टुकड़े टुकड़े गैंग परफेक्ट, अर्बन नक्सल परफेक्ट, आंदोलनजीवी सुपर परफेक्ट। और चौधरी साहब को तो मानो पीएम से बस इसी इशारे का इंतजार था। मोदी जी ने तो राज्यसभा में की गई गलती को लोकसभा में थोड़ा बहुत पवित्र अपवित्र कर लिया, लेकिन चौधरी साहब की गाड़ी अर्राटा निकल पड़ी। और आज का हैशटैग रहेगा हैशटैग आंदोलन उद्योग है। और आज हम आपके सामने मिलकर ये साबित कर देंगे कि ये जो आंदोलन आजकल आप देखते हैं, न सिर्फ हमारे देश में जो आजकल आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में अब ये आंदोलन एक उद्योग बन चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। चौधरी साहब इसके बाद एक विज्ञापन लेकर आए। यह काल्पनिक विज्ञापन प्राइम टाइम पर दिखाया गया। इसमें पत्रकारिता, जनहित, सत्ता से सवाल कहाँ है, ये आप खोज लीजिएगा और अगर मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। ये विज्ञापन आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में जब आप अखबार के पन्नों को पलटें तो आपका सामना ऐसे ही विज्ञापनों से हो नौकरी के लिए। और इन विज्ञापनों में लिखा होगा वांटेड एग्जीक्यूटिव प्रोटेस्ट सेल्स मैनेजर, यानी प्रोटेस्ट के लिए सेल्स मैनेजर्स की तलाश है। और आंदोलन में कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाले ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के आपको विज्ञापन मिल सकते हैं। हो सकता है आपको सीनियर आंदोलन कन्वीनर के लिए एक ऐसा विज्ञापन देखने को मिले। किसी एनजीओ में सीनियर प्रोटेस्ट कन्वीनर के पद पर भी आपको नौकरी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि 10 से 12 साल का अनुभव आपको होना चाहिए आंदोलन ऑर्गेनाइज करने का। हिंदी पत्रकारिता के नाम पर चौधरी साहब ये सब नौटंकियां कर रहे हैं। हिंदी समाज, हिंदी पत्रकार, हिंदी पत्रकारिता की दुनिया को सिर्फ सरकारों ने बेअसर, बेहुदा और बर्बाद नहीं किया है, खुद तमाम एंकराओं ने भी इसमें अपनी आहुतियां दी हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्राइम टाइम पर चले इस कार्यक्रम के लिए कायदे से मैं 2 शब्द भी नहीं खोज पाया। क्या आंदोलन जीवी हानिकारक है? आज का आर पार इसी पर। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए वकील के पोज में, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाँ चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, 2-1 रोज में लग। ये आप सोच क्या रही है? राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं में 5 बार पे, 5वीं में 5 बार पे, 5वीं में 5 बार पे, 5वीं में 5 बार पे। फिल्म राजा बाबू का ये सीन आज उन लोगों पर फिट बैठता है जो हर मुद्दे, हर आंदोलन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो समझिए कि हिंदी पत्रकारिता का गुलशन कैसे बर्बाद हुआ है। ये एंकर सीधे सीधे सरकारों के इशारे पर रटी रटाई स्क्रिप्ट पर मंच सजाकर शो करते हैं। इसका नतीजा है कि कोई आपको प्राइम टाइम पर राजा बाबू दिखा रहा है तो कोई प्राइम टाइम पर प्रोटेस्ट के काल्पनिक विज्ञापन दिखा रहा है। यह इसी वजह से हो रहा है क्योंकि खबरों की दुनिया में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसको आसान शब्दों में इस तरह से समझिए कि 5 रुपए का जो अखबार आप रोज पढ़ते हैं, उसकी छपाई और कागज की लागत ही 20 रुपए से ऊपर आती है। इसके ऊपर खबरों को जुटाने के तमाम खर्चे और खतरे हैं, लेकिन आपको वो 5 रुपए में मिल रहा है। तो बाकी पैसा अखबार अपने घर से नहीं देता, बल्कि सरकार और कॉरपोरेट के विज्ञापन से वसूलता है। लिहाजा सरकारें और कॉरपोरेशन जब चाहे मनमाने तरीके से खबरों का गला घोंट देती हैं और मीडिया संस्थान ऐसा करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं।
न्यूज़ लॉन्ड्री इस मॉडल के खिलाफ खड़ा होने का एक प्रयास है। ऐसा मीडिया जो आपके समर्थन से, आपके खर्चे से चलता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आज़ाद मीडिया का कंधा मजबूत कीजिए। बीते हफ्ते देखने, दिखाने, जनता को बताने के लिए बहुत सारी कहानियां थी। उत्तराखंड के दर्रों और घाटियों में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई। चमोली जिले में ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में आए भूस्खलन और बाढ़ ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया। अब आप थोड़ा कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, कुछ गुड़ा भाग करना पड़ सकता है। 7 तारीख दिन रविवार को चमोली जिले में आपदा आई। उस दिन यह खबर चैनलों पर थी, लेकिन 8 तारीख दिन सोमवार को जैसे ही प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी, परजीवी, एफडीआई जैसे जुमले हवा में उछाले, तमाम खबरिया चैनलों को मसाला मिल गया। इक्का दुक्का चैनलों को छोड़कर सभी ने उत्तराखंड की आपदा को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। प्राइम टाइम से इतनी महत्वपूर्ण खबर गायब हो गई। लेकिन इस मौके पर एक चैनल रहा जिसने उत्तराखंड की आपदा को उसकी पूरी गंभीरता से बरता। आज तक के 6 रिपोर्टर और एंकर लगातार इस आपदा को ग्राउंड से कवर करते रहे। तक की टीम चप्पे चप्पे पर को गले लगाने की हैरत अंगेज हर तस्वीर यहाँ जिंदगी और मौत के बीच जंग की बनाकर जिंदगी बचा रहे हैं। काल चक्र के सबसे आज तक की कवरेज इस आपदा को पूरी समग्रता से समझने में मदद करता है, सिर्फ शम्स ताहिर खान की इस गैर जरूरी शायरी के। हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों के पास ही चला जाए, जो पहाड़ सदियों से जिंदगी का तमाशा देख रहे, जो इस काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। थोड़ी सी खामोशी के बाद पहाड़ों ने अपने जख्मों के बारे में बताना शुरू कर। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। बीते 1 साल जीवन के लगभग हर हिस्से में किसी दुःस्वप्न की तरह बीते हैं। महामारी के चलते बाकी हिस्सों के साथ साथ खेलों की दुनिया भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में महिला क्रिकेटरों की बात कौन करता। द क्विंट ने इस खूबसूरत रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटरों की स्थिति और ताज़ा सूरत हाल को सामने रखा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैसे ही खुला कोविड के बाद चीज़ें ओपन होना शुरू हुई तो ग्राउंड सारे पैक हो गए बॉयज़ के लिए, क्योंकि सब घर बैठे थे, सभी खेलना चाहते थे। तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब ग्राउंड्स कम हों आपके पास और आप क्रिकेट प्लेटफॉर्म जो है लड़कियों को देना चाहते हैं। एक गर्ल्स के लिए एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक चैलेंज है। हमारे अभी मैचेस आने वाले सीनियर में, तो उसमें हमें हेल्प होगी, उसी के लिए रूपाल दी ने अभी ये टूर्नामेंट करवाया। और अभी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छी पिच नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी बाउंस नहीं हो रही पिच। तो जैसे भी हमारे मैचेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पिच बाउंस करती है। तो आई होप हमें और मैचेस मिले और हम और सीखें। और हमें अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे तमाम खूबसूरत मर्चेंडाइज़ हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पर जाएं और मर्चेंडाइज़ के सेक्शन को क्लिक करके ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। नमस्कार।